नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो UGC नेट सेट TGT PGT के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रही हूँ जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि UGC नेट का एग्ज़ाम या फिर कोई भी अगर किसी भी चीज़ का जो अगर कंपटीशन वाला जो एग्ज़ाम है उसमें जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक उस एग्ज़ाम को हम क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो घुमा फिरा के ही बार बार पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारे प्रश्न, लेकिन लगभग 25 से 30 प्रश्न जो होते हैं वही घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते हैं। तो खासकर UGC के एग्ज़ाम में तो जब तक हम UGC में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आज से मैं लेके आई हूँ कि मैं 2012 से लेके 2019 तक के जो प्रश्न हैं उसको मैं आपको करवाऊँगी। हर रोज़ 20-20, हर रोज़ नहीं, मैं जब मेरी वीडियो आती है 3 वीडियो आती है सप्ताह में, तो उसमें मैं 2 दिन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको करवाऊंगी और साथ ही एक क्लास लूँगी। दोस्तों आपको बताइए कि आपको कैसा चाहिए, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सप्ताह में कितने दिन चाहिए, ये आपको तय करना है। और साथ ही एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जो पेपर 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके लिए आपका साथ का ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग के कमेंट आएंगे उसके हिसाब से ही मैं पेपर 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं 2012 के जो प्रश्न है जून, उसमें के मैं 20 प्रश्न लेके आई हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से 20 प्रश्न हैं, और अगर इसमें अच्छे कमेंट आएंगे, अच्छे लाइक मिलेंगे तो जो ये जो सीरीज़ है ये मैं आगे लेके चलूँगी। शायद 2 की जगह 4 क्लास भी मैं सप्ताह में ले पाऊँगी। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये क्लास कितना पसंद आता है। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जो ये 2012 का जून का जो प्रश्न है, इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रेम चरियू जो है वो किसकी रचना है। तो जब मैं अपभ्रंश साहित्य को पढ़ाई थी तो मैं उसमें बता चुकी हूँ कि प्रेम चरियू जो है वो जो इसके जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको यहाँ पे अपने टिक करना है कि क्या होगा। तो प्रेम चरियू के जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे अब्दुल रहमान। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रही हूँ, आपको अपनी कॉपी में उसके आंसर लिखना है, फिर बाद में आपको उससे मिलान करना है और बाद में कमेंट में करना है कि आपको कितने प्रश्न सही हुए हैं। विद्यापति। और जो तीसरे हो जाएंगे स्वयंभू, और जो चौथे जो है ऑप्शन चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। तो आपको इसमें से गेस करना है कि जो प्रेम चरियू है वो किसकी रचना है। तो आप सबने गेस कर लिया होगा, तो ये स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की रचना जब हम अपभ्रंश साहित्य को मैं जब पढ़ाई थी तो मैं ट्रिक के साथ जो स्वयंभू की रचना है मैं वहाँ पे बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं विस्तार से नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि इससे वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो ये स्वयंभू की रचना है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है। तो किस भाषा की रचना है, तो हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने 2 भाषा में अपनी जो रचना ली है, 2 भाषा, एक तो अवधी और दूसरी ब्रज। तो आपको ये बताना है यहाँ पे जो कवितावली है वो किस भाषा की रचना है। तो जो कवितावली है वो ब्रज भाषा की रचना है। और जब मैं तुलसीदास को पढ़ाई थी तो मैं बता चुकी हूँ कि ब्रज को कैसे याद करना है और अवधि को कैसे याद करना है। तो ये जो रचना है ये ब्रज भाषा में लिया, ब्रज भाषा की ये रचना है। उसके बाद जो तीसरा जो प्रश्न है कि खड़ी बोली के लिए नीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। खड़ी बोली के लिए नीति कुमार चटर्जी ने, तो इसके जो ऑप्शन है आपको देख लीजिए। जनपदीय हिंदुस्तानी, और जो दूसरा है कौरवी, और जो तीसरा है वर्नाकुलर हिंदुस्तानी। ये 3 ऑप्शन है, आपको गेस करना है।
आप मुझे उम्मीद है आप गेस कर लिए होंगे। तो इसका जो पहला आंसर है जनपदीय हिंदुस्तानी, यानी कि जो खड़ी बोली के लिए जो नीति कुमार चटर्जी है उन्होंने जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है। उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो जो चौथा प्रश्न है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है। जो सूफी काव्य परंपरा है उसमें जो आराध्य है उसको किस रूप में देखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है गुरु के रूप में, और जो दूसरा है प्रेमी के रूप में, तीसरा है सखा के रूप में, और जो चौथा है प्रेमिका के रूप में। प्रेमिका के रूप में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आप सबने टिक कर लिया होगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा प्रेमिका के रूप में, यानी कि सूफी काव्य परंपरा में जो आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा गया है। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको 20 प्रश्न करवाने वाली हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो मैं इसी प्रकार की सीरीज लेके आऊँगी, और आप कमेंट में बताइएगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न की जो सीरीज है आपको सप्ताह में कितने दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए या फिर 3 दिन चाहिए। फिर उसी हिसाब से मैं अपना जो क्लास है उसको शेड्यूल में बनाऊँगी कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा नगेंद्र, दूसरा हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, तीसरा हो जाएगा रामविलास शर्मा, और चौथा हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। यानी कि जो कथन है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, ये भी कितनी बार प्रश्न आया हुआ है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इसका जो पहला वाला ऑप्शन है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। इसके बाद जो हमारा छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में से नहीं है। हम सभी जानते हैं कि मिश्र बंधु में 3 भाई हैं, तो वो ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन नहीं है। इसमें जो पहला ऑप्शन हो जाएंगे कृष्ण बिहारी मिश्र, दूसरे जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे श्याम बिहारी, और जो तीसरे हो जाएंगे गणेश बिहारी, और जो चौथे हो जाएंगे सुखदेव बिहारी। तो इसमें से कौन नहीं है मिश्र बंधु में से, तो कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। बाकी ये जो तीनों है श्याम, गणेश और सुखदेव। इसको कैसे आपको याद करना होगा, आपको याद करना होगा कि श्याम और गणेश शुक्रवार को बाजार जाते हैं। तो श्याम और गणेश, श्याम से हो जाएगा श्याम बिहारी और गणेश से गणेश बिहारी, और शुक्र से हो जाएगा सुखदेव की श्याम और गणेश शुक्रवार को बाजार जाते हैं। उसके बाद जो हमारा 7वां प्रश्न है, देखते हैं क्या है 7वां प्रश्न कि जो रस गंगाधर के रचयिता कौन है। ये पाश्चात्य काव्य जो हमारा काव्य शास्त्र है उससे ये प्रश्न है कि रस गंगाधर के रचयिता कौन है। तो जो पहला ऑप्शन है अभिनव गुप्त, ये भारतीय काव्य शास्त्री हो गए अभिनव गुप्त, और जो दूसरा हो जाएंगे दंडी, और जो तीसरे हो जाएंगे जगन्नाथ, और जो चौथा हो जाएंगे विश्वनाथ। तो आप गेस कर लिए होंगे कि कौन से हैं। तो इसमें जो है जो रस गंगाधर के जो रचयिता हो गए हुए हैं वो हो गए कौन सा, वो हो गए जगन्नाथ। रस गंगाधर के जो रचयिता हो गए जगन्नाथ। इसको कैसे याद करना है, तो क्या करते हैं हम लोग जब जगन्नाथ यात्रा पे जगन्नाथ यात्रा है कहाँ, हम सभी जानते हैं जगन्नाथपुरी है, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे याद कर लेना है कि वहाँ पे गंगा जी है। ऐसे वहाँ पे गंगा जी नहीं है, लेकिन हमें याद करना है कि जब हम जगन्नाथ यात्रा जाते हैं तो क्या करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। तो यहाँ नीचे रस गंगाधर,
रस गंगाधर से, यानी कि जो हम जगन्नाथ जाते हैं तो क्या करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, यानी कि रस गंगाधर का जगन्नाथ हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक तो हम सभी जानते हैं, जो हमारे प्रयोगवाद के अंदर आते हैं, और जो तार सप्तक की जो स्थापना किन्होंने की है, तो वो अज्ञेय जी ने किए हैं, जो हमारे प्रयोगवादियों के जो कवि हो गए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है शमशेर बहादुर। मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगी जो 4 तार सप्तक है उनके अंतर्गत जो 7 सप्तक मतलब होता है 7, यानी कि कौन कौन से 7 कवि हैं उनको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगी, क्योंकि हर बार से एक या दो प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो जो तार सप्तक में कौन नहीं है, तो एक तो शमशेर बहादुर ऑप्शन हो गया, उसके बाद है गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, और जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मुक्ति बोध, और जो चौथा है प्रभाकर माचवे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि जो शमशेर बहादुर सिंह हैं वो तार सप्तक के कवि नहीं है। बाकी ये तीनों जो हो गए, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध और प्रभाकर माचवे, ये तीनों जो है ये तार सप्तक के कवि है। तो उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि शिवपालगंज, जो कि शिवपालगंज एक मतलब शहर का नाम है, वो किस शहर नहीं, कस्बा टाइप का है, कस्बा छोटा सा शहर मान लीजिए कस्बा है, कि शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा मैला अंचल, उसके बाद हो जाएगा दूसरा विश्रामपुर का संत, और जो तीसरा हो जाएगा राग दरबारी, और जो चौथा हो जाएगा आधा गांव। तो इसका जो सही आंसर होगा कि जो शिवपालगंज है वो राग दरबारी का है, शिवपालगंज राग दरबारी का है, और मैला अंचल में मेरीगंज है, मेरीगंज, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम सबको चारों ऑप्शन ध्यान में रखना होता है। तो मैला अंचल का मेरीगंज हो गया, और आधा गांव का गंगोली, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका गंगोली हो जाएगा, इसका जो है मेरीगंज हो जाएगा। ये तीनों जो प्रश्न हैं ये अधिकतर एग्जाम में आया हुआ है। तो शिवपालगंज राग दरबारी का हो गया, राग दरबारी जो उपन्यास है तो और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे यूजीसी का जो नया जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें दिया हुआ है उपन्यास की जो विधा है उसमें राग दरबारी। उसके बाद है भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। जो हमारे जो भारतीय जो काव्य शास्त्र जो हो गए, काव्य शास्त्री भरत मुनि, उन्होंने काव्य में कितने गुण माने हैं, तो कितने गुण माने हैं, तो 10, उसके बाद है ऑप्शन है 5, उसके बाद जो ऑप्शन है 3, और उसके बाद जो ऑप्शन है 7। तो आपको यहाँ पे आपको चूज करना है, तो जो हो जाएगा 10। जो भरत मुनि हैं उन्होंने काव्य के गुण भी 10 माने हैं, और काव्य के दोष भी 10 माने हैं। ये दोनों प्रश्न हर बार एक या प्रश्न पूछे जाते, तो इन्होंने गुण भी 10 माने हैं और दोष भी 10 माने हैं। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है, अ और अह क्या है, तो अ और अह क्या है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला हो जाएगा स्वर, और दूसरा जो हो जाएगा व्यंजन, और जो तीसरा हो जाएगा अयोगवा, और जो चौथा हो जाएगा संयुक्ताक्षर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अयोगवाह। उसके बाद जो हमारा जो 12वां प्रश्न है कि अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। अंधा युग मैं करवा भी चुकी हूँ, और ये हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में भी है। तो वो किस नाट्य विधा, ये नाटक तो है ही, लेकिन नाटक में भी कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं कि ये कौन सा नाट्य है। एक तो ये गीति नाट्य, और पहला ऑप्शन हो गया, और जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नाटक, और जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रूपक, और चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा प्रहसन। तो आपको ये बताना है कि ये जो अंधा युग है ये
कौन सी इसकी जो नाट्य विधा क्या है, तो ये गीति नाट्य है। और अंधायुग कब आया है, तो ये 1955 में। इसका जो प्रकाशन वर्ष है अंधायुग का 1955 में है और यह एक गीति नाट्य है। और हिंदी का पहला गीति नाट्य कौन है, तो करुणालय। और करुणालय किनकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पहला गीति नाट्य कौन है, तो पहला जो गीति नाट्य हो गया वो करुणालय है। और करुणालय जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो पंक्तियाँ है बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये बताना है कि किसकी पंक्तियाँ हैं, कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। और जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री। तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि किनकी पंक्तियाँ हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद जो हमारा 14वां प्रश्न है कि किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। किसने माना है, तो दोस्तों जब मैंने उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी जब मैं पढ़ाई थी या फिर जो पूरा उपन्यासों का जो मैं क्विक रिवीजन दी हूँ वहाँ पे मैं इसको आपको टिप से बता चुकी हूँ कि किस आलोचक ने इन्हें किस देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएंगे नामवर सिंह, दूसरे ऑप्शन हो जाएंगे गोपाल राय और जो तीसरे ऑप्शन हो जाएंगे रामविलास शर्मा। और जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा विजय मोहन सिंह। तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन से जो आलोचक है उन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। तो गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास माना है। उसके बाद है समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है। यानी कि जो एक इंग्लिश का जो एक रचना है एस्से ऑन क्रिटिसिज्म, उसका हिंदी में जो समालोचना दर्श नाम है, तो इसका अनुवाद किसने किया है, जो मतलब किसने किया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि 15वां प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल, और दूसरे हो जाएंगे नगेंद्र, और जो तीसरे हो जाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर, और जो चौथे हो जाएंगे रमेश कुंतल मेघ। तो आपको इसको ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्होंने समालोचना दर्श जो है ये इन्होंने इसका अनुवाद किया है। एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का जो नाम दिया है उन्होंने समालोचना दर्श, और इन्होंने इसका अनुवाद किया। तो कौन हो जाएंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। तो शिखर से सागर तक जो ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो गया निराला, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अज्ञेय, और जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मुक्तिबोध, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय, यानी कि शिखर से सागर तक। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि जो शेखर एक जीवनी अज्ञेय की उपन्यास है जो हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में
शामिल किया गया, तो उसमें उनका नाम शेखर है। शेखर एक जीवनी, तो शेखर से याद रख सकते हैं, शिखर से सागर तक। उसके बाद जो हमारा 17वां प्रश्न है, जो कि स्क्रीन पर अब नहीं दिख रही होगी, तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि निराला के उपन्यासों को क्रम से सजाना है। तो निराला के उपन्यासों को जो क्रम से सजाना है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि ऑप्शन में जो दिया हुआ था प्रभावती, निरुपमा, अप्सरा और अलका, तो इसको आपको क्रम से लगाना है। तो मैं बताई थी कि निराला की अप्सरा अलका, तो निराला की अप्सरा अलका यानी कि सबसे पहले अप्सरा हो जाएगी, निराला की अप्सरा, उसके बाद अलका, अलका, उसके बाद अलका की निरुपम घटा, निरुपम घटा यानी कि निरुपमा, निरुपमा को निरुपम घटा को देख के प्रभावित हो गए थे। प्रभावित यानी कि प्रभावती, ऑप्शन में यही 4 थे, प्रभावती, तो प्रभावित हो गए थे यानी कि प्रभावती। क्यों, इसके आगे जो दूपन है, क्यों प्रभावित हो गए आप, जो निराला की अप्सरा अलका की निरुपम, निराला अप्सरा अलका की निरुपम घटा को देखकर प्रभावित हो गए थे। ऑप्शन में तो यही 4 है, लेकिन बाकी इनके 2 और उपन्यास क्यों हो गए थे, क्योंकि उसकी चोटी काली थी। चोटी काली थी यानी कि चोटी की पकड़, चोटी की पकड़। और जो 6ठा इनका उपन्यास हो जाएगा काले कारनामे, काले कारनामे। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ऑप्शन में यही 4 दिया हुआ था, तो इसको ऐसे याद रखना है कि निराला अप्सरा अलका की निरुपम घटा को देखकर प्रभावित हो गए थे क्योंकि उसकी चोटी काली थी। तो हमारा 18वां प्रश्न देखते हैं क्या है। तो जो 18वां जो प्रश्न है कि प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, अकविता और नई कविता को क्रम से सजाना है। जो हमारे आधुनिक काल के अंदर आ जाता है, जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उसको क्रम से सजाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा प्रगतिवाद। जैसे छायावाद खत्म होता है तो उसके बाद आ जाता है प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद आ जाएगा आपको प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद के बाद आ जाएगा नई कविता, और नई कविता के बाद आ जाएगा अकविता। तो इसको आपको चारों को क्रम में सजाना था। जैसे ही छायावाद खत्म होगा तो उसके बाद प्रगतिवाद आ जाएगा। छायावाद ने क्या कर लिया, प्रगति कर लिया। उसके बाद जो बाद के जो कवि उन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करके क्या कर लिए, नई कविता का जन्म हुआ, और जब नई कविता जब खत्म हो गई तो अकविता का निर्माण हुआ। तो ये हमारा हो गया 18वां प्रश्न। उसके बाद जो हमारा 19वां प्रश्न है, जो सूफी काव्य के अंतर्गत जो रचनाएं हैं उसको क्रम से लगाना था। तो उसमें जो ऑप्शन हो गया मधुमालती, मृगावती, चंदायन और पद्मावत, ये ऑप्शन हो गया। तो इसमें जो सबसे पहली रचना है चंदायन, जो मैं 2 वीडियो में सूफी काव्य के अंतर्गत बनाई हूँ, तो वहाँ पे मैं बता चुकी हूँ। तो जो सबसे पहला जो हो जाएगा चंदायन, और चंदायन के बाद हो जाएगा जो चंदायन के बाद हो जाएगा मृगावती, मृगावती के बाद हो जाएगा मृगावती के बाद हो जाएगा पद्मावत, और इसके बाद हो जाएगा मधुमालती। तो ये हमारा 19वां प्रश्न हो गया, मिलान करने वाला है। और इसके बाद जो हमारा 20वां प्रश्न है कि जो सबसे पहले कि जो हम सुधारवादी नवजागरण कालीन में जो सुधारवादी संस्था हुआ है उसको क्रम से सजाना था। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या था। तो ऑप्शन था ब्रह्म समाज, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रार्थना समाज, उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आर्य समाज, और जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। इसको क्रम से लगाना था। ये क्या है, तो ये जो नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है, सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज ही हुआ है, उसके बाद प्रार्थना समाज हुआ है, उसके बाद आर्य समाज हुआ है, उसके बाद रामकृष्ण मिशन हुआ है। जिसको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले जो किसी चीज़ की उत्पत्ति हम सभी जानते कौन करते हैं, तो ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी उत्पत्ति किए तो हम सभी ने उनका प्रार्थना किए, ब्रह्मा जी का जब हम सभी ने प्रार्थना किए तो उन्होंने आर्य के रूप में राम और कृष्ण को क्या किया, उन्होंने धरती पे अवतार किए थे। राम और कृष्ण जी को
उन्होंने धरती पे अवतार के, जो हम सभी ने जो प्रार्थना की ब्रह्मा जी का, तो उन्होंने आर्य के रूप में रामकृष्ण को धरती पर अवतार किया। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न हैं। थोड़ा सा ये बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं होने के कारण थोड़ा सा प्रश्न छूट गया है, लेकिन मैं कोशिश की हूँ कि जो मिलान, जो क्रम से सजाने वाले प्रश्न थे उसके ऑप्शन में यहाँ पे करके आपको करवाने की कोशिश की हूँ। दोस्तों आपको मेरा आज का प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट में बताइएगा, और आपको ये क्लास कैसा लगा, सप्ताह में कितने दिन चाहिए ये भी कमेंट में बताइएगा। और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।